सोचिए, किसी के अकाउंट से अचानक पैसे कट जाएं, किसी ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से। ये किसी के लिए भी एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है ना? लेकिन एक अच्छी बात है, अगर फौरन सही कदम उठाए जाएं तो ये खोए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे में करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से अकाउंट से पैसे कट जाएं तो करना क्या चाहिए। देखिए, घबराना तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन घबराहट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी एक्शन लिया जाएगा, सिचुएशन को संभालने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। और इसके लिए हम एक 7 स्टेप गाइड फॉलो करेंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियल एडवाइस पर आधारित है। ये वो स्टेप्स हैं जो किसी को भी फ्रॉड की सिचुएशन में अपने पैसे वापस पाने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कदम जो फ्रॉड का पता चलते ही मतलब बिल्कुल तुरंत उठाने हैं। ये शुरुआती कुछ मिनट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला रिएक्शन ही सब कुछ तय कर सकता है। तो ये है वो दो सबसे जरूरी कदम। पहला, ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स नोट करनी है, और दूसरा, तुरंत अपने बैंक को कॉल करना है। इन दोनों कामों को लगभग एक साथ ही करना है। याद रखिए, यहां एक एक सेकंड कीमती है। कोशिश करें कि ये दोनों काम कुछ ही मिनटों में निपट जाएं। अब स्टेप 1 की बात करते हैं, डिटेल्स नोट करना। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन में कितने पैसे गए, किस तारीख और समय पर गए, और सबसे जरूरी, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी। ये सारी जानकारी केस की नींव है। जब कोई बैंक या पुलिस के पास जाएगा तो वो सबसे पहले यही सब पूछेंगे। इसके बिना कंप्लेंट आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और स्टेप 2 जो है, बैंक को कॉल करना। बैंक की 24/7 हेल्पलाइन पर फोन करके अपने कार्ड या यूपीआई को तुरंत हॉटलिस्ट कराना है। हॉटलिस्ट कराने का सीधा मतलब है उसे ब्लॉक करवाना, ताकि फ्रॉड करने वाला अकाउंट से और पैसे न निकाल पाए। ये कदम आगे होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए सबसे जरूरी है, और इसे फौरन करना है। तो जैसे ही बैंक को इन्फॉर्म करके आगे के फ्रॉड को रोक दिया, अब बारी आती है ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करने की। ये वो प्रोसेस है जिससे मामला कानूनी तौर पर रिकॉर्ड में आता है। स्टेप नंबर 3 है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज करना। ये सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जहां ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट की जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि यहीं से शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होता है। और हाँ, ये नंबर 1930, इसे कहीं सेव कर लीजिए। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। अगर किसी वजह से ऑनलाइन पोर्टल यूज नहीं हो पा रहा है तो बस इस नंबर पर कॉल कीजिए। कंप्लेंट यहां भी दर्ज हो जाएगी। अगला कदम है एफआईआर फाइल करना, यानी स्टेप 4। खासकर अगर फ्रॉड में गया अमाउंट बड़ा है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जरूर दर्ज करानी चाहिए। इससे केस की एक लीगल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है और पुलिस अपनी ऑफिशियल जांच शुरू कर पाती है। अच्छा, तो बैंक और पुलिस को तो बता दिया, लेकिन एक और जगह है जहां इसकी जानकारी देनी होगी, वो है पेमेंट गेटवे। तो स्टेप 5 है उस पेमेंट गेटवे को ईमेल करना जहां से ये फ्रॉड हुआ है। मतलब ये रेजर पे हो सकता है, पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, कोई भी हो। जिस भी प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन हुआ है उन्हें फ्रॉड के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अपने एंड पर उस अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जिसमें पैसा गया है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल कदम है। बैंक को एक रिटन एप्लीकेशन देकर ये मांग करनी है कि उस फ्रॉड वाले अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। मतलब जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसे ब्लॉक कर दिया जाए। इससे ये पक्का हो जाता है कि फ्रॉड करने वाला वो पैसा फौरन निकाल नहीं पाएगा। चलिए, अब हम इस प्रोसेस के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, फॉलो अप। देखिए, सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर देना काफी नहीं होता, केस पर लगातार नजर भी रखनी होगी। तो स्टेप 7 ये है कि जब भी कंप्लेन करें तो उसका रेफरेंस नंबर लेना कभी ना भूलें। फिर लगभग 7 वर्किंग डेज के बाद इसी नंबर के सहारे बैंक से अपने केस का स्टेटस पता करें। इससे यह पक्का होता है कि मामला कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, 3 डेज का नियम, ये बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नियम कहता है कि अगर किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर कर दी जाती है तो पैसे लौटाने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की